ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज आपका ना 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने 13 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल व्रत। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो जो भी बेसिक टर्म यहाँ पर यूज होगा उनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो भी थ्योरम यहाँ पर यूज होने वाली है उन थ्योरम्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि जो हमारा जो बेसिक पार्ट है वो क्या क्या रहने वाला है इसमें। ठीक है, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होंगी, क्या व्रत होता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने हैं व्रत की, सर्कल की, कि होता क्या है। देखो यहाँ पर लिखा गया कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु के से समान दूरी पर स्थित हो व्रत कहलाता है। मतलब आप ये समझिए कि मैंने यहाँ पर ये व्रत बना दिया। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इस बिंदु से ये सारे बिंदु है बेटा, है ना, ये सारे क्या है, बिंदु है। यहाँ पर ये सभी बिंदु है और इस बिंदु से इन की जो दूरी है बेटा वो सबकी समान है, समान दूरी है। तो इन बिंदुओं के समूह से जो हमारे पास ये लाइन बनती है इसी को हम क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। तो ये है बेटा व्रत। देखो यहाँ पर बना के दिखाया गया है कि यहाँ से अगर हम इस कंपास से ऐसे खींचेंगे तो ये एक व्रत बनेगा। व्रत एक बंद वक्र है जिसके सभी बिंदु एक ही तल पर स्थित होते हैं और इसके केंद्र। हाँ इंग्लिश में भी बता दो सर, हमारे पास इंग्लिश में मैथ है। हाँ बेटा बिल्कुल। तो इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे बेटा क्या कि क्या होता है व्रत या सर्कल की। अगर हम बात करें कि ये ना सेम डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये क्या है बेटा, पॉइंट्स का कलेक्शन है। ये जो पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट्स है ना इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस होंगे कहाँ से, सेंटर से, किसी भी पॉइंट से। मैंने ये पॉइंट ले लिया और इन पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो तब हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है, एक व्रत बनाता है। आया है बेटा समझ में सभी को? यस सर। यस सर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया कि व्रत एक बंद कर्व है जिसकी सभी बिंदु एक ही तल पर स्थित होते हैं और इसके केंद्र से बराबर दूरियों पर होते हैं। मतलब बोला गया कि इसके जो ये पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक ही समतल पर होते हैं, मतलब एक ही प्लेन पर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पेपर पर आपने बना दिया ये सर्कल, तो ये एक ही प्लेन पर है। ठीक है? और ये सारे जो पॉइंट होते हैं बेटा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास कैसे होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। अब दूसरा हम आ जाते हैं किस पर, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र, मतलब कि सेंटर, कि उसका सेंटर क्या होता है ना, उसका सेंटर क्या होता है। केंद्र, व्रत के बीच में स्थिर बिंदु O को व्रत का केंद्र कहा जाता है, व्रत का सेंटर कहा जाता है। सर्कल का सेंटर कहाँ होता है बेटा, बिल्कुल बीच में होता है। जैसे मैंने कहा कि ये व्रत होगा मेरे पास और यहाँ सेंटर ये होगा बेटा हमारा। ठीक है, ये होता है सेंटर। ठीक है, इसको मैं O से डिनोट करता हूँ, O से डिनोट करता हूँ, ये व्रत का केंद्र होगा। अब बात करेंगे जीवा की, कोण की, कि कोण क्या होता है। अगर मैं कोण की बात करूंगा तो यहाँ पर बोला गया व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। मतलब क्या कि ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये आपको सर्कल दिख रहा है और ये सर्कल के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, है ना, किन्हीं भी दो पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइंट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो इस ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास ये लाइन आएगी, इसी लाइन को हम बोलते हैं जीवा या कोण। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। जीवा बोलते हैं हम इसको या फिर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोण बोलते हैं। कोड। पी और क्यू भी मेरे पास क्या होगा, कोड होगा, ये कोड है बेटा। और ए और बी भी मेरे पास क्या होगा, कोड होगा। लेकिन ए बी जो कोड है बेटा वो लॉन्गेस्ट कोड होगा, ये ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, ये सबसे बड़ी जीवा होगी क्योंकि ये कहां से जाता है, सेंटर से पास होता है। और जो भी सेंटर से पास होता है वो क्या होता है बेटा, व्यास होता है, उसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर ठीक है, एंड हाफ ऑफ रेडियस। हाँ, हाफ ऑफ रेडियस। देखो ये व्यास यानी डायमीटर लिखा हुआ है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा। तो ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, लॉन्गेस्ट कोड हम बोलते हैं। जो सेंटर से होकर जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं। तो ये डायमीटर भी होता है ना, व्यास होता है, व्यास होता है। ठीक है, व्यास कहलाती है, यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या है, एक
वृत्त है, ये सेंटर होगा और ये इसकी त्रिज्या होगी r, है ना। नो ये सर, हाफ ऑफ रेडियस नहीं आएगा, डबल ऑफ रेडियस आएगा। हाँ बेटा, वही तो लिखा हुआ है ना, डबल ऑफ रेडियस। सर पहले मैंने गलती से हाफ ऑफ रेडियस बोल दिया था। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है क्या, व्यास। डायमीटर की बात करेंगे तो ये जो डायमीटर है बेटा हमारे पास d, ये डबल ऑफ रेडियस होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये बातें सभी बच्चों को। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर रेडियस की बात कर रहे हैं। रेडियस क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला गया त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से वृत्त की किसी बिंदु तक की दूरी। देखो यहाँ पर बनाकर भी दिखाया गया है कि ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस हमारे पास है, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, अर्थात स्थिर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, यह व्यास की आधी होती है। देखो बोला भी गया है कि ये व्यास का क्या होता है, हाफ होता है। व्यास का क्या होगा बेटा, हाफ होगा। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये व्यास का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोलता हूं कि ये मेरे पास एक वृत्त है और इसका व्यास मैंने बोला कि 10 है, इसका व्यास अगर 10 है तो रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। 5 आ जाएगा। इसका हाफ कर देंगे बेटा बस। ठीक है, हाफ आ जाएगा। तो सभी बच्चों को रेडियस पता चल गया, अभी त्रिज्या पता चल गया है सभी को। यस सर। वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। बेटा जहां पर भी वृत्त होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो पहला जो पार्ट होगा वो होगा, ये तो वृत्त है बेटा, ये वृत्त दिख रहा है आपको, है ना। तो वृत्त दिख रहा है, एक तो होता है वृत्त के बाहर वाला पार्ट, है ना। देखो ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एक्सटीरियर। हाँ इसको बाह्य भाग बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर। और एक होता है बेटा अंदर वाला भाग, अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है इसको इंटीरियर। 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 और एक होता है बेटा इसकी बाउंड्री पर, बाउंड्री पर। ठीक है, ये बाउंड्री पर होता है तो इसको बोलते हैं ऑन दी बाउंड्री। बताइए आया समझ में सभी को। यस सर। तो ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, ये बात ये ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, मैंने पहला बोला क्या, एक्सटीरियर, आपका एक्सटीरियर होगा। दूसरा मैंने बोला इंटीरियर, इंटीरियर होगा। और एक होगा बाउंड्री, है ना, ऑन दी बाउंड्री। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। आगे यहाँ पर बोला चाप यानी कि आर्क क्या होता है, वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। मतलब जब हम, हमारे पास ये सर्कल है, ये वृत्त है और यहाँ पर मैं कोई भी 2 बिंदु लगा देता हूँ, 2 बिंदु लगा दिए मैंने पी और Q, तो इसके बीच के ये जो भाग है मेरे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, आर्क। आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे चाप। पास 2 आर्क होते हैं, हमारे पास 2 आर्क होते हैं। देखो यहाँ पर 2 आर्क मेरे पास आ गए, एक तो ये वाला आर्क, ये छोटा आर्क होगा। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। यस, लघु चाप बोलते हैं हम इसको, लघु चाप, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको मेजर आर्क, है ना, मेजर आर्क बोलते हैं। और नहीं, माइनर आर्क बोलते हैं, मेजर नहीं, मेजर तो बड़े वाले को बोलेंगे। तो ये तो होगा क्या, यस सर। माइनर आर्क होगा। और ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ये होगा मेजर आपके आर्क। पास दीर्घ, है ना, मतलब कि मेजर आर्क। मेजर आर्क। दीर्घ मतलब मेजर आर्क, है ना, मेजर आर्क। तो यहाँ पर देखो बनाकर भी दिखाया गया कि ये लघु आर्क है, लघु चाप है, और ये दीर्घ चाप है, मतलब ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क। ठीक है, यस सर। आया बेटा सभी बच्चों को, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलिए यस तो सर। आगे आ जाते हैं बेटा। एक और यहाँ पर बोला गया कि अगर ए और बी किसी वृत्त के व्यास के अंत्य बिंदु है, दोनों चाप बराबर होंगी और दोनों को अर्धवृत्त कहा जाएगा। मतलब आप समझिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है और ये मैंने कहा कि ये इसका डायमीटर है ना, डायमीटर है, व्यास है ए और बी, तो ये जो हमारे पास चाप होंगे दोनों, है ना, दोनों जो आर्क होंगे वो बराबर होंगे। ये वाला आर्क, है ना, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क दोनों बराबर होंगे और इनको हम बोलेंगे क्या, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो ये यस हमारे सर। पास क्या होगा, ये अर्धवृत्त में डिवाइड हो जाएगा। मैंने इसको डी पॉइंट बोल दिया, तो ए डी बी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, यस सर। अर्धवृत्त होगा। ठीक है, सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल। और ऐसे ही अगर मैंने इसको पी बोल दिया है तो ए पी बी भी हमारे पास क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त। सर्कल। और ये भी हमारे पास क्या होगा, सेमी सर्कल।
यस सर। ठीक है, सेमी सर्कल। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब वो बात करेंगे कि परिधि क्या होती है। तो जब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अभी हम परिधि की बात कर लेते हैं बेटा, पहले सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस बेटा, ये बाउंड्री, जो भी बाउंड्री आपको दिख रही है, यही इसकी सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है। यस सर। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो याद है ना। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल, कि सेगमेंट मेजर क्या होता है। सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ जीवा और चाप के बीच की क्षेत्र, रीजन को वृत्तखंड कहा जाता है ना। जीवा और चाप मतलब कि आपके पास क्या होगा, कोड और आर्क के बीच के जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ सेगमेंट। पर पी और क्यू दिया हुआ है, पी और क्यू का ये वाला भाग होगा बेटा, ये है ना, ये पी है और ये क्यू है। और ये बेटा यहाँ पर क्या है, ये इसकी जीवा है, इसकी कोड है ना, कोड है इसकी, ये इसकी कोड है। तो ये जो छोटा सा भाग आया है, इसी भाग को बोला जाता है वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये छोटा खंड है तो इसको छोटा खंड बोलेंगे, यानी लघु लघु वृत्तखंड बोलेंगे, मतलब कि माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बड़ा और माइनर सेगमेंट छोटा। माइनर सेगमेंट बोलेंगे इसको हम, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। और ये बोला जाएगा इसको क्या, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बोला जाएगा, है ना, मेजर सेगमेंट। ठीक यस है, सर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, त्रिज्या खंड की, सेक्टर की, कि सेक्टर क्या होता है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होते क्या है, कि वृत्त की चाप और दो त्रिज्याओं जो चाप के सिरों को केंद्र पर मिलाती है, के बीच के क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहा जाता है। मतलब यहाँ पर समझो कि ये आपके पास क्या है, चाप है पी और क्यू। अगर मैं इनको केंद्र पर मिला दूंगा, इनको मैं दोनों को केंद्र पर मिला दूंगा, तो मेरे पास ये जो क्षेत्र आएगा, इसी को बोला जाता है बेटा, इसी रीजन को बोला जाता है त्रिज्या खंड, यानी कि सेक्टर। और ये सेक्टर होता है माइनर सेक्टर, इस सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। बड़े वाले को मेजर सेक्टर। बड़े वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये बेटा हमने क्या बात करी, यहाँ पर सेक्टर की बात करी। यहाँ तक किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं बेटा, है ना, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अगर डाउट है किसी बच्चे का तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो एक्सरसाइज में पहला जो खाली स्थान दिया हुआ है 10.1 में, खाली स्थान, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, बताइए। इंटीरियर। इंटीरियर है ना, अभ्यंतर होता है, या फिर आप क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंटीरियर बोला जाएगा। आया है बेटा समझ में सभी को। यस सर। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, है ना। मतलब यहाँ पर देखो, एक बिंदु है बेटा, है ना, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, यानी कि सेंटर है बेटा, ये सेंटर यानी केंद्र। और बोला गया कि इस केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो त्रिज्या तो बेटा ये होगी, और इससे अधिक की अगर बात करी जा रही है तो इससे बाहर आ जाएगा, ऐसे एक्सटीरियर। हो तो वृत्त के में स्थित होता है, बताइए कौन से भाग में, बाह्य भाग में या फिर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। तो ये ऊपर चला जाता है बेटा, बाह्य भाग में चला जाता है। आया बेटा समझ में सभी को। यस सर। यस सर। ये क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, इंटीरियर, इंटीरियर। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है, डायामीटर। व्यास। डायामीटर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला, व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे से हो। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है ना, क्या होता है, अर्धवृत्त होता है ना। एक चाप, देखो यहाँ पर बोला गया कि एक चाप बोला गया होता है जबकि इसके सिरे एक
व्यास के सिरे हो। व्यास के सिरे का मतलब यहाँ पर व्यास दिया हुआ है ये, है ना, तो ये क्या हो जाता है, अर्धवृत्त बनाता है, अर्धवृत्त बनाता है, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल बनाता है। ये क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। अभी फिफ्थ पर आ जाते हैं बेटा। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग है, बताइए। कोड कोड कोड, है ना, ये हमारे पास क्या है, कोड एक तो, हाँ, एक तो बोला गया चाप, जैसे ये पी और क्यू, ये एस ले लिया, तो पी क्यू एस हमारे पास क्या होगा, चाप होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, आर्क। आर्क और पी और क्यू क्या होगा, कोड होगा, यानी कि जीवा होगा। ठीक है, तो कोड जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो कोड आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका होगा जीवा, यानी कि कोड आपका आंसर। आया है बेटा समझ में सभी को? यस सर। अभी हम 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। 3 3 भागों में डिवाइड करता है, वेरी गुड, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। 3। बताइए, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो सत्य और असत्य बताना है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि केंद्र को वृत्त पर किस बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यस सर। ट्रिविया केंद्र सर। को वृत्त पर, केंद्र को, ठीक है, ये केंद्र है, वृत्त पर किसी बिंदु से, ये जो वृत्त है बेटा, ये वृत्त है, इस वृत्त पर बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मैं अगर इस पे मिला देता हूं तो ये जो रेखाखंड आया है, क्या ये त्रिज्या होती है? यस सर। यस, ये त्रिज्या होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। यस अभी सर। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, नो बताइए। सर। सत्य है सर। नो सर, फॉल्स है इसमें। फॉल्स आएगा बेटा, बिल्कुल सही कहा कि मैंने कहा यहाँ पर, देखो कैसे आएगा फॉल्स, कि ये एक जीवा है ना, ये एक जीवा है, मैंने कहा पी और क्यू है, मैंने दूसरी जीवा ले ली यहाँ पर, तो ये इसके बराबर है, बताइए। नहीं है ना, नो तो नहीं है ना, बड़ी आ रही है ना, तो यही है यहाँ पर क्या सर, बोला सर एक गया। छोटी है, इसलिए सर ये इक्वल नहीं है। हाँ, ये इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा, इक्वल नहीं है ये, तो इक्वल नहीं है हमारे पास। तो जीवा जो होती है बेटा वो अलग अलग लंबाई की होती है। जैसे ये एक जीवा है, तो एक जीवा मैंने ये ले ली, तो ये इससे बड़ी आ गई, ये इससे बड़ी आ गई, अब ये छोटी आ गई, ये छोटी आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, अलग अलग होती है। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर, परिमित जीवा नहीं होती हमारे पास, क्या होती है, ये अपरिमित जीवा होती है, मतलब इनफाइनाइट हमारे पास होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। नो सर, फॉल्स आएगा सर इसमें। फॉल्स आएगा, क्यों आएगा फॉल्स? क्या सर? क्यों आएगा बेटा फॉल्स? क्योंकि सर इक्वल नहीं होती सर, बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, ये गलत बोला गया है ना। तो पी, ये मैंने क्योंकि यहाँ सर पर, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है सर, इक्वल तो होती नहीं इसलिए। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चाप हमारे पास कैसे होंगे, यहाँ पर अलग अलग होंगे। ठीक है, यस सर। क्यों होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे बेटा कि ये अगर चाप हमारे पास होता है तो चाप मतलब जो दीर्घ चाप होता है, दीर्घ चाप की अगर हम बात करते हैं, ये है तो तीनों के तीनों बराबर, लेकिन दीर्घ चाप की जब बात करते हैं तो वो आधे से ज्यादा होना चाहिए। मतलब वृत्त में हमारे पास क्या होना चाहिए, आधे से ज्यादा आना चाहिए, तभी तो दीर्घ होगा।
जैसे मैंने कहा कि ये P और Q है, मेरे पास ये चाप है, तो इसमें जो आधे से ज्यादा वाला जो चाप आ रहा है वो दीर्घ है, मतलब मेजर है ना, यस हाफ से सर, ज्यादा होना चाहिए, हाफ से ज्यादा। तो इसमें तो कोई भी हाफ से ज्यादा नहीं आ पाएगा, यस इसमें सर, तो कोई भी हाफ से ज्यादा नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा ये भी, है ना। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो क्या बोला गया। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। यस सर, रेडियस तो डबल ही होती है डायमीटर की। है ना, ये बिल्कुल सही बोला गया कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जीवा है, ये अगर त्रिज्या का डबल होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, व्यास होता है, व्यास होता है, मतलब डी होता है। तो ये सही बोला गया। त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। फॉल्स। तो फॉल्स है बेटा ये तो, है ना, क्योंकि हमारे पास अगर हम त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर देखते हैं तो वो सेक्टर तो बेटा चाप और रेडियस के बीच का होता है। चाप और रेडियस के बीच में जो हमारे पास रीजन आता है ना, आर्क और रेडियस के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, यस सर, अब आ जाता है बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो ये तो फॉल्स हो गया। वृत्त एक समतल आकृति है। यस सर, यस, ये एक समतल आकृति है, ये एक चिपकी हुई समतल आकृति है हमारे पास, ये बॉल की तरह नहीं है ना, जो बॉल की तरह होता है तो वो क्या होता है, गोला होता है, ये बताया था 13 चैप्टर में भी। यस सर, ठीक है, यस सर, तो ये एक्सरसाइज बेटा यहाँ पर ओवर हो गई है, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। सर, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगली एक्सरसाइज को करने के लिए बेटा कुछ है ना थ्योरम्स है हमारे पास, तो उन थ्योरम को हमें पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 7 में भी आता है आपके, और चैप्टर नंबर 10 में इसका यूज होता है। तो 7 इनको, होता है सर इसका। हाँ 7 चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है ये, लेकिन चैप्टर नंबर 10 में भी हम यूज करेंगे, तो हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वगासमता की शर्तें, मतलब कि कॉन्ग्रेंसी, है ना। ऑफ ट्राइंगल, है ना, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इक्वल भी बोल सकते हैं या सर सर्वांगसम भी बोल सकते हैं। सर्वासम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। कि यहाँ पर क्या बोला गया, क्या दो त्रिभुज सर्वगासम होते हैं यदि वे एक दूसरे के प्रतिलिपियां हो और एक दूसरे के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को आपस में पूर्णतः ढक ले, मतलब यस इनका साइज भी सेम होना चाहिए और ये देखने में भी एक जैसे होने चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं, वो सर्वगासम है, यानी कि कॉन्ग्रेंट है। यस सर, क्या बेटा समझ में। तो अगर ऐसा होता है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वगासम हो जाते हैं या कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो वहां पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसको आपको ध्यान रखना है। यदि दो त्रिभुज सर्वगासम है तो उनके संगत भाग कोण और भुजाएं समान होते हैं, इस बात को ध्यान रखना सीपीसीटी है ना। इसे संक्षेप में सीपीसीटी लिखा जाता है। अब सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, यदि दो त्रिभुज सर्वगासम है तो उनके संगत भाग कोण और भुजाएं समान होते हैं, इसे संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जैसे यहाँ पर ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये त्रिभुज अगर सर्वगासम हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम इसको लिखते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब इसको बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं, नंबर 1 कोण 1 बराबर है कोण बी पी के, है ना। यस कोण ए बराबर है कोण पी के, देखो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ऐसे हम देखते हैं। ऐसे ही कोण बी अगर है तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी आपस में बराबर हो जाएगा कोण आर के, है ना। तो सी बराबर हो गया है आर और बी बराबर हो गया है क्यू। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा आ जाता है कि हम इनकी साइडों को, भुजाओं को आपस में बराबर रख देते हैं, भुजाओं को आपस में बराबर रखते हैं। पहला आता है ए बी बराबर होगा पी क्यू के, तो ए बी बराबर आ गया बेटा पी क्यू, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और दूसरा आ जाएगा बेटा क्या, बी सी आ जाएगा क्यू आर के, बी सी आ गया बेटा, बी सी आ गया है क्यू आर, और ए सी सर पी आर के होता है ना सर। ए सी आ जाएगा बेटा पी आर के, ए सी आ जाएगा बेटा पी आर के,
AC आ गया PR, ठीक है। तो AB आया पी क्यू के, AC आया है बेटा आपके आर PR, और BC आया है बेटा आपके क्यू Q, आर। ठीक है। तो ये बात बेटा ध्यान रखेंगे त्रिभुज में कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वगासम है या कॉन्ग्रेंट है, तो वहां पर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। नंबर एक कि उनके कोरोस्पोंडिंग कोण आपस में बराबर होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। नंबर दो, उनमें जो कोरोस्पोंडिंग साइड है, जो भुजा है, वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा इनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार से हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं या कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजों की सर्वगासमता के नियम, प्रतिबंध, प्रकार या कसौटियां होती क्या है। देखो त्रिभुजों की सर्वगासमता के प्रमुख 4 नियम होते हैं, ठीक है, जिनको परिचित उदाहरण द्वारा से नीचे दिखाया गया है। तो सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन है बेटा साइड साइड साइड, है ना, एस एस सर्वगासमता नियम। अब इस नियम का मतलब क्या है वो समझ लेंगे बेटा। तीनों साइड इक्वल होती है सर। वेरी गुड। यहाँ पर देखो बोला भी गया यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वगासम होते हैं। इसे त्रिभुज की सर्वगासमता का भुजा भुजा नियम भी कहा जाता है। यस सर। तो उदाहरण के लिए देखो बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि आपको बस याद रखना है कि यहाँ पर जो नियम है वो नियम क्या है, भुजा भुजा और भुजा, साइड 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 साइड, साइड साइड और साइड, ठीक है। ये नियम हमारे पास होता है। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया ABC, यहाँ पर 7.1 बराबर है 7.1 के, 3.5 बराबर है 3.5 के, और 5 बराबर है 5 के, क्यू आर के, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये रखना भी है कि हम इसको एस नियम से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC PQR के बराबर। क्यों हुआ है वो आप समझ लेंगे कि त्रिभुज PQR में AB आपको दिया गया है कि AB बराबर है RP के 3.5 सेंटीमीटर, BC आपको दिया गया है PQ के जो कि 7.1 है, तो ये भी भुजा है, और AC है ये 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा है। तो एस नियम से आप लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वगासम होंगे। क्या आ गया बेटा इतना समझ में सभी को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगला नियम जो हमारा होगा वो नियम होगा SAS सर्वगासमता का नियम, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी दो भुजा, दो साइड और एक एंगल हो सर। यस, कोई भी दो भुजा के बराबर होगा और एक कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे इस त्रिभुजों में दिखाया गया है कि AB बराबर है किसके, QR के, बेटा QR के दिया हुआ है, देखो AB बराबर होगा किसके, QR। यस सर। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर BC दिया हुआ है PQ के, BC दिया हुआ है PQ के, और एक कोण B बराबर दिया हुआ है Q के। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं SAS नियम से कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वगामी होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो ये नियम याद रखना है, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या बोला गया था कि AB QR के बराबर है और एंगल ABC एंगल PQR के बराबर है जो कि 50 डिग्री दिया हुआ है, और BC PQ के बराबर जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है बेटा। नोट कर लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली सर। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। थर्ड नियम पर आ जाते हैं, और थर्ड नियम है बेटा SAS सर्वगासमता नियम, एंगल साइड सर। यानी यहाँ पर क्या होगा, सिंपल, आपके दो कोण किन्हीं दो कोणों के बराबर आ रहे होंगे, संगत कोणों के, है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल, और एक साइड दूसरे क्रॉसपोंडिंग साइड के बराबर आ रही होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल आएगा बेटा, एंगल साइड एंगल, ठीक है। जैसे इस त्रिभुज में अगर बात करूं ये मैंने O ले लिया, AOC, या यहाँ पर S दिया हुआ है, हाँ AOC,
और यहाँ पर BOD। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोण 70 के बराबर है, कोण 30 के बराबर है, और यहाँ पर ACBD के बराबर है, ACBD के बराबर है, जो कि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यस सर, एंगल साइड एंगल हो जाएगा सर। तो एंगल साइड एंगल आ जाएगा, एंगल साइड एंगल आ जाएगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दिया गया था हमें कि एंगल AOC, एंगल ACO दिया हुआ है किसके, एंगल BDO के। तो ये रहा BDO जो कि 70 डिग्री है, और AC दिया हुआ है BD के, AC दिया हुआ है ACBD के बराबर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और और सर AOC BOD के बराबर है, AOC BOD के बराबर है, BOD। वर्टिकल अपोजिट भी है सर ये। हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, वेरी गुड। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब SAS नियम से हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना, सर्वगासम होंगे। और यहां से अब मैं CPCT से ये लिख सकता हूं कि AO BO के बराबर है, AO OB के बराबर है, और OC OD के बराबर है, OC OD के बराबर है, और ACBD के BD के बराबर है, AC BD के बराबर है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरी कंडीशन में लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, एंगल O एंगल O के बराबर होगा, एंगल D एंगल D के बराबर होगा। बताइए, आया समझ में सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब आ जाते हैं बेटा अगला जो हमारे पास है वो है क्या, फोर्थ, समकोण त्रिभुज में RHS सर्वगासमता का नियम। तो RHS का मतलब होता है राइट हैंड, हाइपोटेनियस और साइड, है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वगासम होते हैं। इसे ही समकोण त्रिभुज में RHS सर्वगासमता का नियम कहा जाता है। मतलब दो त्रिभुज आपके पास समकोण के होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए दोनों, और उसमें हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड दोनों में आपस में बराबर होनी चाहिए, और 90 डिग्री तो होने ही होने चाहिए, दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तो इसी नियम को बोलते हैं RHS नियम। ठीक है, राइट हैंड हाइपोटेनियस नियम। आया बेटा समझ में सभी को? यस सर। तो समकोण त्रिभुज में RHS सर्वगासमता का नियम हम लगाते हैं, और ये जो नियम है हमारे पास वो है, यहाँ RHS में R समकोण राइट एंगल को दिखाता है, H कर्ण यानी कि हाइपोटेनिस को दिखाता है, और S किसी भी एक भुजा को दिखाता है। सर 2 मिनट क्लास को लीव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 2 मिनट सर, कॉल आ गया। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो यहाँ हमें दिया गया था बेटा क्या कि QPR CBA के बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री है, QR AC के बराबर होगा क्योंकि दोनों की भुजाएं कैसी है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है बेटा दोनों। PR AB के बराबर है, तो RHS नियम से हमने लिख दिया ट्राइंगल PQR ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, और ये भी एक समकोण त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और अब की बार मैंने बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है वो है 12, तो ये भी 12 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये 8 है, और ये हमारे पास कितना है, इसको 13 ले लो। ठीक है, ये मैंने 13 ले लिया, और ये बोला ये अब की बार आपके पास कितना है, 5 है, और ये 5 है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया ABC, और ये PQR। तो यहाँ अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हाइपोटेनिस इक्वल आ गया है ना, AC बराबर आ गया है किसके, PR के, और यहाँ पर BC बराबर आ गया है किसके, QR के, और एंगल B बराबर आ गया है एंगल Q के। तो अब देखो ये आ गया क्या, भुजा हाइपोटेनिस आ गई, ये भुजा आ गई, साइड आ गई, और ये राइट एंगल आ गया, ये राइट एंगल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल ABC सर्वगासम होगा PQR के। बताइए क्या क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर।
चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब हम थ्योरम को कर सकते हैं। अब हम थ्योरम कर सकते हैं इसमें। तो थ्योरम पर आ जाते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 है ना। थ्योरम नंबर 10.1 देखेंगे कि 10.1 हमारे पास क्या। यहाँ पर बोला गया कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक वृत्त है, एक सर्कल है ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो कोड है बेटा, दो बराबर कोड है ना, दो कोड्स होंगी आपके पास, वो सेंटर पर कैसा कोण बनाती है, इक्वल कोड बनाती है, वो बनाता है ना। जैसे मैंने कहा कि ये एक कोड है मेरे पास ए बी और एक कोड है बेटा ये सी डी, है ना। ये दोनों कोड कैसी दी गई है बेटा, यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको गिवन है कि बोथ कोड्स आर इक्वल, है ना। दोनों कोड्स कैसी हैं, इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल है सी डी के, और ये दोनों कोड अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर पर, ये सेंटर पर है ना, इसके सेंटर पर इक्वल कोण एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, इक्वल एंगल। जैसे ये अगर x है तो ये भी x होगा। बताइए क्या थ्योरम समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये आप बताइए कि अगर इक्वल कोड होती हैं तो क्या वो दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, इक्वल Yes, कोण sir. बनाती है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये बना हुआ है। तो जो हमें दिया हुआ है, जो हमें गिवन है, पहले मैं वो लिख लूंगा। क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है बोथ कोड्स आर इक्वल। मतलब ए बी हमें दिया हुआ है सी डी के, ए बी सी डी के बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है बेटा, जीवा है, जीवा है कोड। यस सर। प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है बेटा कि जो कोण है सेंटर पर, जो कोण बने हैं, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। यस सर। प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर AB is equal to CD. देख लेते हैं बेटा इसकी कि कैसे आएगा। प्रूफ कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ AB is equal to CD आएगा सर, क्योंकि सर ये जीवा है इसलिए। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेता हूँ कि ए ओ बी तथा एंड ट्रायंगल COD। COD। ठीक है, COD। तो यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर होगा CD, है ना। CD। ए बी बराबर है CD के, ये हमें क्या किया है, दिया हुआ है, ये है ना, गिवन है। कौन जीरो, कौन O is equal to कौन O कॉमन है सर। बेटा वो तो हमें प्रूफ करना है। अच्छा सर। सर पर में से हो जाएगा, किससे हो जाएगा? पर में से सर। हाँ बताओ किससे होगा। क्या अभी तीन कंडीशन, मतलब दो त्रिभुजों को, इनको आपको है ना सर्वगासम दिखाना है, सर्वगासम दिखाना है। तो सर, हमारे पास, हाँ AO बराबर OD भी तो होगा, त्रिज्या है सर। बिल्कुल सही कि AO बराबर होगा OD के, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, रेडाई है ना, रेडाई है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है बेटा, हमें त्रिज्या दी गई है। और एक और बताओ, अभी एक और रह गया। BO is equal to OC हो सकता है सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, BO बराबर OC आ गया। तो ये भी हमें क्या दिया हुआ है, रेडाई हो गई सर अब ये ट्रायंगल, है ना। साइड 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 से। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है साइड, ये साइड आ गया बेटा, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं एस नियम से यस सर। दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वगासम हो जाएंगे। सर्वांगसम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब बाय CPCT से हम ये लिख सकते हैं, बाय CPCT से हम लिख सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये आ जाएगा बेटा क्या हमारे पास, एंगल AOB इज इक्वल टू COD बाय CPCT। तो ये आ जाएगा बाय CPCT, यस सर। corresponding part of कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। congruent triangle। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूव।
कर लेंगे बेटा इसको नोट। हो गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर हम लीव कर रहे हैं, क्लास से कॉल आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो बेटा क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे बेटा कि इस टाइम 1 घंटे के लिए आपके पास है ना कॉल ना आए कोई भी, क्योंकि क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाता है फिर। चलिए तो देखेंगे बेटा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10 वो प्रमेय नंबर 10.2। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हैं तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पर बोला गया आपकी बार कि क्या बोला गया, इफ टू कोर्स intersect equal angle at the center of circle then both chord are equal, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये दोनों कोड, ये जो भी दो कोड हैं आपके पास, ये कोड अगर सेंटर पर क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है ना, दोनों के दोनों क्या बनाती हैं बेटा, इक्वल एंगल बनाती हैं। जैसे मैंने कहा एक्स और एक्स इक्वल एंगल अगर बनाती हैं तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर होगा सी डी। मतलब यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी और प्रूफ ये करना है। बताइए समझ में आया? यस सर। यस सर। मतलब ये कन्वर्स दिया है, इसका विपरीत दिया है ना। सर पहले तो हम एंगल को कर लेंगे सर कॉन्ग्रेंट, फिर सी ए बी और सी डी को सीपीसीटी से भी कर सकते हैं सर। वेरी गुड, वैसे ही करेंगे सेम जैसे हमने पीछे वाला किया था कि अगर यहाँ पर आपके पास ये दो कोड दी हुई हैं, ये दो कोड अगर आपके पास दी गई हैं और ये दोनों कोड सेंटर पर क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं, इक्वल यस एंगल सर। बनाती हैं, ये सेंटर पर बनाती हैं इक्वल एंगल। तो मैंने Yes. ये बना दिया, ये बना दिया मैंने, और इनको नाम मैंने लिख दिया है कि इनका जो नाम है वो है ए, यहाँ पर क्या है बेटा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ। और ये ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो गिवन है, पहले आप वो लिख लेंगे कि आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, कि गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको सिद्ध क्या करना है, ए सिद्ध बी इक्वल टू सी डी सीपीसीटी, है ना, प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति देख लेते हैं इसकी कैसे होगी बेटा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्राइंगल ए ओ बी लेना पड़ेगा तथा एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी, सी ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया जो गया है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, है ना। ये क्या दिया हुआ है बेटा, रेडाई दिया हुआ है आपको, है ना, यस सर रेडियस। त्रिज्या दी गई है। और उसके बाद आप ओ बी इज इक्वल डी टू इक्वल टू ओ डी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं, है ना। यस सर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, एंगल भी लिख सकते हैं, जो एंगल आपको दिया गया है कि ए ओ बी और इक्वल सी ओ डी। ये तो आपको दिया ही गया है, गिवन है ये तो, यस सर। यस सर। है ना, दिया है ये तो। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा सर। और यहाँ पर ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ये यस क्या है बेटा, रेड आई है, ये रेड आई है आपके पास, यानी त्रिज्या। सर ये पहले तो ट्रायंगल से हो जाएगा, फिर ये ए बी और इज इक्वल टू सी डी सीपीसीटी से हो जाएगा सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यस तो ये सर। तो आ गया बेटा एस, साइड एंगल साइड हो ये जाएगा। एंगल आ गया और ये एस आ गया। तो एस साइड एंगल साइड नियम से आप लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वगासम होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेंट होंगे। और Yes. अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए हैं तो अब आप बाय सीपीसीटी से लिख सकते हैं AB equal A to CD equals by CPCT. है ना, तो बाय सीपीसीटी। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes यस sir. सर। यस सर। ठीक है बेटा, नोट कर लोगे सभी।
स्क्रीनशॉट ले ले। कर हो लिया गया? सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं कि एक्सरसाइज 10.2 यहां पर बोला गया, यदि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वगासम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वगासम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो वही क्वेश्चन आ गया बेटा कि आपके पास दो वृत्त हैं बेटा, और ये दोनों वृत्त कैसे हैं? ये दोनों वृत्त दिए हुए हैं सर्वगासम, है ना। ए ओ बी और ए ओ। तो यहां मैं ले लेता हूं इसको कि इसमें जो जीवा है, इसकी जो जीवा है बेटा वो ये है, और इसकी जीवा ये। सर एक बड़ा और एक छोटा। सर हमने ये क्वेश्चन कर लिया, दिखाएं आपको सर? दिखाइए बेटा। मतलब ये बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने अभी थ्योरम किया था ना, प्रमेय किया था, सेम वैसे ही सर और ये कौन छोटा सर छोटा बड़ा नहीं है, ये एक जैसे ही वृत्त हैं दोनों, है ना, एक जैसे ही वृत्त हैं दोनों। और यहाँ पर ये दोनों हमें क्या दिए हुए हैं कि ये जो जीवाएं हैं, देखो यहाँ पर बोला गया है ना, ये रहा क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि वृत्तों की बराबर जीवाएं, तो दोनों बराबर हैं बेटा जीवाएं। वृत्त पर समान कोण अंतरित करनी है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैंने ओ मान लिया कि इसका जो केंद्र है वो ओ है और इसका केंद्र ओ डैश है। ओके सर। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। सर अगर आप ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने प्रूफ। नाम भी तो रख सकते हैं सर, जैसे ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल ले सकते हैं ना सर? हाँ बेटा, जैसे हमने ये अभी प्रूफ किया था ना थ्योरम को, सेम वैसे भी आप कर सकते हैं। यस कि ये सर। सेंटर होगा हमारे पास, ये बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, और इनको आप मिला देंगे अगर ऐसे, तो जैसे हमने थ्योरम को प्रूफ किया था फिर वैसे ही आप प्रूफ करेंगे। यस सेम। सर। ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ आपको दिया है, लिख लेंगे बेटा फिर से वही दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी। और सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल इज टू इक्वल एंगल टू सी ओ डी। ठीक है, यस सी ओ सर। डी। तो सेम क्वेश्चन हो गया बेटा। इनको अलग अलग सर्कल में भी ले सकते हैं ना सर? हाँ फिर बेटा भी बिल्कुल ले, कर सकते हैं ना? अभी मैंने बताया था अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमने अलग अलग लेके किया है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ उत्पत्ति मैंने लिखा था ऐसे कि इसकी जो उत्पत्ति होगी वो कैसे होगी बेटा, कि यहाँ आप त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी और सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, पहला तो आ जाएगा कि ए बी इक्वल टू सी डी आ गया, यस ए सर। बी इक्वल टू सी डी जो कि दिया है आपको, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी हो सकता है सर। ओ बी इक्वल टू ओ डी आ गया, दोनों की दोनों क्या है बेटा, त्रिज्या है। यस सर। और फिर ओ ए इक्वल टू आ गया ओ सी, ये भी क्या है बेटा, त्रिज्या है, गिवन ये भी त्रिज्या है। यस सर। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर ये दोनों, साइड ये साइड से S हो है, ये भी एस है और ये भी एस है। तो एस एस नियम से हम साइड लिख साइड सकते हैं, साइड है ना, नियम से लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वगामी कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना, सी ओ डी। तो यहाँ बाय सिंप्लिसिटी से आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी बाय सिंप्लिसिटी। बाय सिंप्लिसिटी। सर हमें सेकंड क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि सर ए बी इज इक्वल टू सी डी है सर, इसलिए वो सीपीसीटी से हो जाएगा सर। ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सर इसके जैसा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला है कि जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पर जो हमने दूसरी थ्योरम की थी बिल्कुल वैसे करना है। ये पहली थ्योरम हमने की थी तो ये पहली थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बेटा दूसरी थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा।
एक बार उसको भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। चलिए देखो, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो कैसे आपको करना है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वगासन वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। मतलब फिर से एक सर्कल बना लीजिए, और यहाँ पर बोला गया कि अलग अलग भी बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं एक में ही बनाकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनकी जीवाएं हैं, मतलब इनके जो कोड हैं, और कोड यहाँ पर बोला गया कि ये कोड सेंटर पर, है ना, सेंटर पर बराबर कोण आंतरित करती है, इक्वल कोण आंतरित करती है, इक्वल कोण आंतरित करती है। तो मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, और ये कोण बना रही है ओ, या केंद्र ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर क्या दिया गया है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल COD। तो सिद्ध करना है बेटा आपको, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए कि ये जो दोनों कोड हैं बेटा, वो दोनों कोड आपस में बराबर है। यस सर। बताइए, समझ में आया सभी को? यस सर। तो कर लेंगे बेटा इसको तो आप सिंपल, है ना? यस सर, पहले वाले सम की तरह है सर, बिल्कुल यस सही। सर, जो इसमें साइड एंगल साइड हो जाएगा। हाँ, जो यस सर। थ्योरम हमने दी थी, सेकंड थ्योरम, है ना, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको कर लेना। ठीक है, यस सर। अब आपको जो दिया है, जैसे मैंने लिख दिया कि AO बराबर है OC के, तो ये Yes. दोनों आपस में त्रिज्या है, त्रिज्या हो गई बेटा। और एक OP इक्वल टू OD है सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला कि OB इक्वल टू OD है। ये और कौन सर एक एंगल हो जाएगा हमारा। एक एंगल हो गया हमारा, कि ये दिया है बेटा एंगल, और ये मेरे पास आ गया क्या, OB बराबर OD। OB यस सर, बराबर OD क्या ये आ गया? फ्रंट हो गई सर। ये त्रिज्या आ गई। और अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, बाय, सर AB इक्वल टू CD बाय CP/CT से हो जाएगा सर। यस। तो यहाँ SAS से हम बोल सकते हैं, SAS नियम से, कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वगासम हो गए हैं। सर और देखो, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये दोनों ट्राइंगल बाय CP/CT से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, AB बराबर CD बाय CP/CT। यस सर। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो दो थ्योरम हमने की थी, वही दोनों थ्योरम आपको एक्सरसाइज में पूछी गई है ना। वही दोनों थ्योरम आपको किस में पूछी गई है बेटा, एक्सरसाइज में पूछी गई। बताइए, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस तो यहाँ तक बेटा हमने ना एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट किया। ठीक है, 10.2 कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में बेटा हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 10.3 हमें करना है अगली एक्सरसाइज में, और अगली एक्सरसाइज में ही हम 10.4 करेंगे। ओके सर, फिर उससे अगली क्लास में सर 10.5 कर लेंगे सर, पूरी हो जाएगा चैप्टर। तो अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके, बाय सर। बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, बाय। बाय सर। बाय बेटा। बाय ऑल ऑफ यू, बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय।